आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही हर पार्टी के उम्मीदवारों की इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 99 लोगों के नाम उन्होंने प्रसिद्ध कर दिए हैं, जिसके चलते सोलापुर जिले के 11 सीटों में से 3 उम्मीदवारों का नाम यहां पर आ चुका है। शहर उत्तर, शहर दक्षिण और साथ ही साथ अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र। लेकिन शहर मध्य, जो कि सोलापुर की सबसे हॉटेस्ट सीट बताई जाती है, उस सीट को लेकर अभी भी चर्चा बनी हुई है कि इस सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार किसको देगी, या फिर उसके सहयोगी पार्टी महायुति के शिवसेना हो या राष्ट्रवादी अजित पवार गुट हो, उनमें से किसको ये टिकट देगी। लेकिन इस चुनावी मैदान में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं श्रीनिवास संगाजी, जो कि शहर मध्य के लिए अपनी पूरी समाज के साथ जो है वो इकट्ठा होकर जो है खड़े हुए हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार जो है उतरेंगे और अपने समाज के लिए जो भी प्रश्न जो उनके समाज ने उनके सामने रखे हैं उनको छुड़ाने के लिए वो इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। क्या कुछ चर्चा होंगी, क्या कुछ उनके मन में विज़न होगा, किस प्रकार से जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, या फिर बीजेपी की जो सेकंड लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट में उनकी क्या नाम आ सकता है, इस बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं श्रीनिवास संगाजी सर। सबसे पहले आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। क्या लगता है कि बीजेपी की सबसे पहली लिस्ट जारी हो चुकी है? आपने जो है बीजेपी से मांग की है कि इस बार जो है पद्मशाली समाज से जो ही पहली टिकट शहर मध्य को मिलनी चाहिए। आपने जो मांग की है वो क्या दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ सकता है? नहीं, क्या है, पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी से एकनिष्ठ पूर्व भाग तेलुगु भाषिक उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं भी अभी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 8 महीने पहले प्रवेश किया, तब से मेरा कार्य चालू है। और मैंने पार्टी के शहर अध्यक्ष को भी इच्छुक है बहुत बार बताया, उन्होंने मेरा नाम भी ऊपर भेज दिया। परसों गुपित वोटिंग हुआ है, उसमें भी मेरा नाम आया है। अभी फर्स्ट लिस्ट में तो नाम नहीं आया है, शायद सेकंड लिस्ट में नाम आने के चांसेस ज़्यादा है। मेरे को पार्टी पे भरोसा है और हम लोग इतना रात दिन मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, तो पार्टी भी हमारी तरफ ध्यान देगी और इस बार तेलुगु भाषिक को न्याय देना चाहिए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो है बीच में यहाँ पे एक सर्वे किया गया था और बहुत सारे पार्टी के आपके पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने एक सर्वे लिया जिसमें सबसे ज़्यादा 3 या 4 लोगों को पसंद यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली थी। देवेंद्र कोटे हो, आप हो, और बहुत सारे दो लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद किया गया था, जिसमें श्रीनिवास संगा का भी नाम उसके अंदर आया था। क्या लगता है कि उस पसंद को बीजेपी स्वीकार कर इस बार शहर मध्य की सीट आपको देगी? देखो, सोलापुर शहर मध्य हो या पूरे शहर में, मैं बचपन से इस शहर में छोटे से बड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए सोलापुर शहर ये मेरा घर है। मेरे को हर घर से प्यार मोहब्बत, मेरे हर दोस्त से मुझे हर तरह का प्यार मुझे मिला है। और इस बार पार्टी भी मेरे को वो देना चाहिए। मेरे पास कुछ ताकत है तो पूरा मेरा रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पूरा सिटी, यही मेरी ताकत है। क्या लगता है कि किस तरह से विजन होगा आपका अगर आप पार्टी आपको टिकट देती है? तो सोलापुर शहर मध्य के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 2009 में ये क्षेत्र बना हुआ है। 2009 से लेकर 2024 तक कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा, लेकिन हाल ही के लोकसभा चुनाव में परिणीति शिंदे जीतकर जो है अभी लोकसभा के अंदर जा चुकी है, तो ये सीट पूरी तरह से खाली है। लेकिन अब ये चर्चा हो रही है कि शहर मध्य में इस बार कांग्रेस एक नया उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन हर समाज की मांग हो रही है कि कांग्रेस इस बार हमें इस बार जो है चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन अब तक वो कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि इस बार जो है सोलापुर के जो रुग्ण सेवक हैं बाबा मिस्त्री, उनको यहाँ पर शहर मध्य से जो है टिकट दी जाएगी। अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप सबसे बड़ा विरोधक किसको मानेंगे? क्योंकि पहले ही AIMIM के फारूक शाब्दी की यहाँ पर टिकट अनाउंस हो चुकी है। तो दूसरी ओर अगर महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो बाबा मिस्त्री का नाम सामने आ रहा है। तो आप इन दोनों में से किसको अपना सबसे बड़ा विरोधक मानेंगे? पहली बात, मैं किसी को मेरा विरोधक नहीं मानता हूँ। ये राजनीति है और ये वैचारिक विरोध है। जो नेता को जनता के लिए जो लोक प्रतिनिधि बनने वाले, जो अभी सामने पक्ष से खड़ा रहने वाले, उनको इस पूरे शहर की और मतदार संघ की उनकी पूरी जायदाद चाहिए। ग्राउंड लेवल में किसको क्या चाहिए, क्या काम करना चाहिए, पब्लिक तक कैसे पहुंचना चाहिए। अगर जब आप लोक प्रतिनिधि बनना चाहते हो तो ग्राउंड में आपको हर मोहल्ले में, हर कैटेगरी में 65 एज हो या मिडिल क्लास हो या यंग पीढ़ी के बच्चे हो, इस हर कैटेगरी में आज के डेट में क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, इस पे उनको स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के बाद और क्या क्या किए तो डेवलपमेंट हो सकता, और आज तक
कौन से पब्लिक को उनका हक मालूम है कि बाबा एक प्रतिनिधि से उन लोग क्या काम करके लेना चाहिए। ये सब उनको जायज़ रहना, मतलब ये सब चीज़ की मालूमात उनको रहना चाहिए। क्या लगता है कि आप पद्मशाली समाज से हैं, बहुत सारा महाराष्ट्र का वर्ग हो, ये पद्मशाली समाज को मानता है, ये एक ऐसा मेहनती वर्ग माना जाता है जो कि बहुत सारा मजदूर इससे उभरता है, बाहर जाता है, समाज में घूमता है। पद्मशाली समाज कर आज तक पद्मशाली समाज के लिए जिन जिन पार्टियों ने इनका उपयोग किया, उन पार्टियों ने क्या पद्मशाली समाज का विकास किया या नहीं किया? क्या आपके मन में चलता है ये बात को लेकर? देखो, पद्मशाली समाज यहाँ पे बहुत कष्टालु है, मेहनत करता है। हर क्षेत्र में आप चाटी गली में जाओ, कौन से भी दुकान में जाओ, सब लोग श्रद्धे से उनके भरोसे पे पूरा छोड़ के चले जाते हैं। दुकान हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो उनका एक निष्ठता ही है ना, वो व्यापारी से कामगार बन गए। आज व्यापारी से कामगार बन गए, तो इससे ज़्यादा जवाब आपकी आंखों के सामने है। मैं मेरे मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हकीकत में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो पूरे सिटी में, शहर मध्य में, हर किसी के, हर एक जात में, पद्मशाली में भी क्या, हर एक जात में बच्चे लोग के पास उनको कुछ शासकीय निम शासकीय जो भी कार्य डॉक्यूमेंट्स रहने दो या कुछ योजना रहने दो, बिजनेस रहने दो, हर चीज़ में उनको कोई भी लोक प्रतिनिधि ने उनको समझाया नहीं, या तो उनको किसी ने बताया ही नहीं है। अगर वो सही ढंग से उनको बताते, अगर डेवलपमेंट करना चाहते, आज पद्मशाली समाज वन वन भटक के, बांधकाम कामगार देखोगे आप, वडर समाज हो या हमारे बंधु मोची समाज के हो, वहाँ पे भी हालत देखोगे। जो उम्र 30-35 के बाद, 30 के बाद वो लोग जब अपनी फैमिली की जिम्मेदारी इंसान पे आती है, एक टाइम खाना खा के मजबूरी में काम करके कैसे तो फैमिली चला रहे। सबसे बड़ी अहमियत यह है, यहाँ के जैसे पद्मशाली समाज कष्टालु है, तेलुगु भाषी के है, मोची समाज है, कुरुन शेट्टी है, जांडरा है, हर एक समाज में मेहनती है। अभी हमारा विनकर समाज के हिसाब से आप देखा जाओगे तो हाथमाग हमारा बिजनेस था, टावल चादर बनाने का, जैसा अभी साड़ी भी बनाने का, आप फल्टन का साड़ी बोलते हो, वाराणसी साड़ी बोलते हो। अरे जिसका पैदा यहाँ से सोलापुर में हर चीज़ बनता था, अगर इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे, इसको जो जो चाहिए बिजनेस के लिए, यही अगर इंडस्ट्रीज को बड़ा करते थे तो आज वो मुसीबत नहीं रहती थी। यानी कि ये जो सोलापुर के जो भी राजनेता है, जो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, इन पार्टी के नेताओं ने अगर अपनी सोलापुर की इंडस्ट्री को बचाया होता तो आज ये नौबत ये सारे लोगों पर नहीं आती थी। आपका साफ तौर पर कहना? नहीं, मैं किसी भी पार्टी पे बिलीव नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिलीव ये करना चाहता हूँ उस वक्त में जो भी सत्ते में थे, उसके बाद में भी जो थे, उनको मालूम था हर एक इंडस्ट्रीज बंद गिर रहा है। वो इंडस्ट्रीज बंद गिरता है तो उसको क्या चाहिए, वहाँ से इंडस्ट्रीज के जितने भी व्यापारी है उनका 1 से 2 बैठक लेना चाहिए। उनको कौन से कैटेगरी में आप कैसे नीचे डाउन होते जा रहे हो, उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका प्रशिक्षण क्या है, गवर्नमेंट का कौन सा योजने से करेंगे तो ये सिटी का डेवलप होएगा। इंडस्ट्रीज, कौन सी भी इंडस्ट्रीज ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप सोलापुर में देखोगे एक भी इंडस्ट्रीज बढ़ा ही नहीं है, जो भी इंडस्ट्रीज थे वो कम होते जा रहे, पूरा डाउन है। आप मैं नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता है आज के डेट में कौन सा इंडस्ट्रीज बढ़ा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर ये सब लोग चाहते थे तो बढ़ा सकते थे, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता तो हमारे मोची समाज के बांधव है, हमारे वडर समाज के, हमारे लुधी समाज के बांधव है, उनको भी काम मिलता था। और डेवलपमेंट के लिए मैं तो बोलता हूँ नेता ही जिम्मेदार है, क्योंकि नेता का काम है ना, तुम जाओ विधानसभा में प्रश्न मांडो, यहाँ के काउंसिलर है जो एरिया में काम चाहिए वो महापालिका में मांडेगा, इनसे ही मांगेंगे ना। ये जनता का शासन चालू है अभी, जनता जिस नेता को चुन के लाती है, अभी कोई खानदानी राजा नहीं बनता है। जनता जिसको राजा बनाती है, जिसको सेवक बनाती है, वो राजा बनता है, वो प्रतिनिधि होता है। वो प्रतिनिधि का काम रहना चाहिए। आज के डेट में तुम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हर कोई प्रतिनिधि को ऐसा लगता है कि मैं एक पद पे आया
तो मैं ही बड़ा है, लेकिन उस पद पे लाने के लिए एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता मेहनत करके उनको उस पद पे बिठाया जाता है। उस पद पे बिठाते टाइम लोग इस आस से बिठाते हैं कि बाबा ये हमारे लिए एक पिताजी का रोल निभाएगा, एक गुरुजी का रोल निभाएगा, एक दोस्त का रोल निभाएगा। क्योंकि देखो पिताजी हर बच्चे में, फैमिली में क्या चाहिए वो हर चीज़ का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। ऐसा एक लोक प्रतिनिधि उसी ढंग से काम करना चाहिए। क्या लगता है कि सोलापुर शहर मध्य की सीट को लेकर अगर इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं घोषित करती है और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवाजी सावंत का नाम चर्चा में आ रहा है, क्या उनके साथ मिलकर श्रीनिवास संघा आने वाले समय में काम करेंगे या फिर अपने सीट का नाम, जो अगर सीट ना मिलने पर अपना नाम वापस लेकर एकनाथ शिंदे गुट के शिवाजी सावंत साहब को साथ देंगे? नहीं, पार्टी का मेरे पे भरोसा है, मुझे पार्टी मेरे को टिकट दे सकती है और देना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है या कौन से पक्ष को सीट छूटता है वो जो भी है, लेकिन हम डिसीज़न लेंगे। जो हमारी पूरी कोर टीम है, जो मेरे पूरे सिटी के अंदर दोस्त है और हमारे पार्टी के कुछ लोग हैं, पदाधिकारी है, जो हम लोग मिलके काम करते हैं आज के डेट में, सबसे मिलके सब जन जो डिसीज़न लेंगे उस डिसीज़न पे मैं चलने वाला हूँ। अगर डिसीजन अपक्ष का होगा तो अपक्ष लड़ेंगे या फिर पार्टी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर फॉलो करेंगे? देखो, अंदाजे में आप कुछ भी लगा सकते हो। अंदाजे में मैं जीत गया, मैं आमदार भी बन जाऊंगा। नहीं, वो अंदाज़ा है, लेकिन ये जो है सिचुएशन आ चुकी है हमारे सामने कि इस बार जो है पार्टी मुझे टिकट अगर नहीं देगी तो आपके पास फैसला करने का मौका है। नहीं, देखो, फैसला करने का मेरे पास कौन सा भी अधिकार नहीं है। मेरा फैसला जो भी करेंगे वो मेरे दोस्त लोग करेंगे, पूरे सिटी के अंदर जो है, और मेरे पूरे तेलुगु भाषिक लोग करेंगे, और मेरे जो अदृश्य शक्ति मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं वो लोग लेंगे। और बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, ऐसे बहुत अलग अलग वर्ग है जो हमारे टीम में है, हम लोग मिलके काम करते हैं, वही डिसीज़न ले सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ डिसीज़न लेने जैसा नहीं है। फिर भी अगर सोलापुर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू बताया यह जाता है कि ड्रेनेज का सिस्टम कई सालों से जो है छोटे पाइपलाइन के कारण ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर पूरा फेल हो चुका है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जाती है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, समस्या लेकर सारे लोग आपके पास आते हैं कि सोलापुर शहर मध्य में ये समस्या है, ये समस्या को इस तरह से करना चाहिए, या ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स का लोग लेकर आते हैं? देखो, पहली बात, सोलापुर में ऐसा प्रॉब्लम है, सोलापुर महापालिका के अंदर तुम अभी स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है। स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ पे डेवलप हुआ है वो आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, हकीकत दिखाना आपका काम है। एक बार सिटी का राउंड मारो। और रही बात हद्दबाग जो वार्ड है, तुम आप देखने जाओगे, या कुंभारी नाका के नीचे आदर्श नगर हो, वेणुगोपाल नगर हो, आज तुम शिवगंगा नगर जाओ, स्वागत नगर जाओ, नीलम नगर जाओ, विजय नगर जाओ, अपना सुनील नगर, ऐसे वज्रेश्वरी नगर में ऐसे बहुत से जगह पे जो है हद्दबाग वार्ड है, पिछले 30-35 साल से वो लोग टैक्स भरते हैं। आज भी बहुत के जगह पे रोड नहीं है, पीने के लिए पानी का पाइपलाइन नहीं है, 8 दिन में एक बार पानी आता है। तुम टैक्स के देखो, दिन ब दिन टैक्स बढ़ते जा रहा है। तुम जनता से तुम्हारा साफ सफाई पट्टी लेते हो, ज़मीन का टैक्स लेते हो, पानी पट्टी का भी लेते हो। भाई, अगर डेवलपमेंट होता तो पब्लिक मैच्योर्ड होती। सही ढंग से रोड नहीं है आप जाने के लिए, और इस पूरे भाग के अंदर ग्राउंड नहीं है। बच्चे लोग हद्दबाग वार्ड में एक ग्राउंड नहीं है, एक ग्राउंड। डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो मैं हर किसी से पूछता हूँ क्या डेवलपमेंट किया बताओ। डेवलपमेंट मुंह से बोलना नहीं होता है, डेवलपमेंट ज़मीन में करना चाहिए, ग्राउंड में उतर के डेवलपमेंट करना चाहिए। और रही तुम रोड, रास्ता, ड्रेनेज की बात करते हो, आज के डेट में अरे सबके सब करके खाने वाले, किसी भी के भी घर के पास से जाओ, 10 साल 5 साल पहले, 15 साल पहले उसका जो घर का कट्टा रहता है, जोता, वो 2 फुट हाइट पे था। आज ऐसी हालत है, 6.5 फुट 1 फुट जमीन के अंदर है, रोड ऊपर आया हुआ है। ये क्यों है? ये किसका गलती है? सिविल इंजीनियर का है
क्या रोड कॉन्ट्रैक्टर का है या जिसने टेंडर दिया उसका है या किसकी मिली भगत से वो हुआ है? क्योंकि रोड कॉन्ट्रैक्टर हो या सिविल इंजीनियर हो, पैसा तो तुम जो भी रोड बना रहे हो जनता के टैक्स के पैसे से ही रोड बन रहा है। डेवलपमेंट हद बाड़वाग में ज्यादा होना चाहिए। वहां पे आज भी चलो बच्चे लोग बीमार गिरने की हालत में, सबसे गंदगी है। मैं इतने जगह पे लेके जाके आपको दिखाऊंगा। सब लोग रोड पे घूम के सुंदर नहीं समझने का। स्मार्ट सिटी सोलापुर कितना बड़ा है और स्मार्ट सिटी के अंदर आप कहाँ पे काम हुआ है आप मेरे को बताओ। और मैं तो आपसे ही आज़ादी न्यूज़ चैनल से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप हकीकत में एक प्रोग्राम बना के जनता को दिखाना चाहिए क्या क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस की उम्मीदवार परिणीति शिंदे यहाँ से जीतकर लोकसभा में गई, क्या आने वाले समय में सोलापुर का जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ के जो युवा हैं सोलापुर सिटी के या सोलापुर ज़िले के जितने भी युवा हैं वो युवा अक्सर जो है पूर्णा शहर ये जाकर जो है जॉब करते हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार परिणीति शिंदे कुछ नया इंडस्ट्रियल वगैरह ला सकेगी, क्योंकि वो 3 बार विधायक रह चुकी है, इस बार जो है खासदार बन गए? क्या अपेक्षा हो सकती है कि जनता को इनसे? देखो, आमदार परिणीति ताई को 3 बार यहाँ के जनता ने आमदार बनाया। आज उनको प्यार देके सोलापुर जिले के लोगों ने उनको खासदार भी बनाया। ताई को खुद मालूम है यहाँ की हाल फिलहाल परिस्थिति क्या है। बच्चों के पास सही में हकीकत में काम नहीं है। जैसे आप बोलते हो सोलापुर छोड़ के जा रहे हैं, ये तो बहुत बार बोला हुआ है, बहुत से न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। और मैं ताई से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ताई आप हकीकत में सोलापुर के सब भाइयों का ताई बनो, बहन बनो। हक से एक बड़ी बहन भाइयों के लिए जो सोचना चाहिए। अभी तो कुछ कोशिश करके नया इंडस्ट्रीज लाना चाहिए। जो कोशिश हो सकता है ये करेंगे तो वो कोई भी नेता हो हम तो उसको भगवान ही मानेंगे। हमको तो क्या है, सब हमारा पेट 2 टाइम खाना खा के सुकून से रहना चाहिए। हमारे बच्चे लोग आराम से रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग जो ज़िंदगी भर मेहनत करके हमको बड़ा किए पढ़ाए, उनका क्या ख्वाहिश रहता है, बाबा मैं बूढ़ा हुआ, मैं मेहनत करके मेरे बच्चे को यहाँ तक लाया। वो सुकून से बच्चा मेहनत करके घर अच्छी तरह से चल रहा है, वो देख के सुकून से रह सकता है। लेकिन आज के डेट में तुम सिटी में हर 70 से 60% घर में ऐसा है बुजुर्ग लोग जो ज़िंदगी भर काम कर मेहनत कर करके थक चुके हैं। वो आज बूढ़े जैसे कि उम्र हुआ है जो उनको रिटायरमेंट लेना है, उस उम्र में भी वो लोग हर दिन नरक यातना की जैसा जिंदगी जी रहे। क्योंकि वो माँ बाप है ना, माँ बाप मरते दम तक अपने बच्चों के बारे में सोचता ही है, वो कौन सी भी हालत हो। इसके लिए मैं हर नेता से और हर प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सही ढंग से और सच्चे दिल से जनता का काम करना चाहिए। जनता टैक्स भरती है और जनता हर नेता को भगवान की तरह मानती है, तो ये नेता लोग का काम है। और ताई का भी मैं दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ताई पिछले 15 साल से आपने जो लाया है नहीं लाया है वो तो जनता को मालूम ही है। बस हम गुजारिश करना चाहते हैं इसके आगे कि लाखों की संख्या में यंग पीढ़ी है, सबके लिए काम धंधा आना चाहिए। बस मैं यही उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ नीलेश संघा साहब। मैं आपके साथ आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि इस बार शहर मध्य की जनता हो या सोलापुर के 11 विधानसभा क्षेत्र की जनता हो, क्या आह्वान करना चाहेंगे कि इस बार जो है जनता किसको वोट दे? मैं इस बार सोलापुर जनता से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। देखो, पिछले कई सालों से हम जनता ने जो भी कोई कुछ बताया उसके ऊपर भरोसा रख के हमने वोटिंग किया। हम वोटिंग किए, उसका रिजल्ट अपन क्या चाहते थे, अपना डेवलपमेंट, अपना सिटी का ग्रोथ, इंडस्ट्रीज एरिया हो। तुम परिवहन खाता देखो, बसेस नहीं है, इतनी हालत खराब है। आपके लाइफ में सबसे अहमियत कुछ है तो वो आपका वोट है। आपका वोट इतना कीमती है। बहुत से नेता लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये बांटूंगा, वो बांटूंगा, ये ऐसा दूंगा तो मैं आमदार बन जाऊंगा। लेकिन याद रखो, ना उस नेता को आपके बारे में आपका हकीकत मालूम है, ना उसको आपका दर्द मालूम है। वो आप लोगों में से रह के आपका हर दर्द उसको महसूस होना चाहिए।
उसको सिटी की हर हकीकत का वो गवाह रहना चाहिए। और मैं जनता से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से जो नेता ने जो बात किया, क्या काम किया नहीं किया, वो एनालाइज करे। और आज के डेट में मेरे हिसाब से 80% एजुकेटेड लोग हैं। आप एजुकेटेड हो, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सबकी सोच सिटी का डेवलपमेंट बदल सकता है। आपका किसी का बंधन नहीं है। आप कोई भी फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो सोच के कोई तो क्या तो बता रहा है, वो सोच के आप डिसीजन मत लो। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने सिटी के डेवलपमेंट के लिए आपका वोट अहमियत है। जो नेता को आप आज वोट दे रहे हो, इससे पहले भी दे, इसके आगे भी आप जिसको वोट दे रहे हो, उसको भर जनता के सामने पूछने का अपने पास क्षमता भी रहना चाहिए। भाई, हमने तुम्हारे को वोट दिया है, तो आपने हमारा काम क्यों नहीं किया। और मैं ज्यादातर जनता से गुजारिश करता हूं कि इस बार सही इंसान को सेवा करने के लिए मौका देना चाहिए। और सेवा करने के लिए मौका जनता देती है, वो सोने के चमचे से खाने वाला हो या जमीन पे से हो। लेकिन हर एक इंसान का, हर एक जनता का एक ही ख्वाहिश होता है कि उसका लोक प्रतिनिधि हर तरीके से न्याय देने वाला चाहिए, हर तरीके से उनके साथ खड़ा रहने वाला चाहिए। बस यही मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे अहमियत कुछ है तो वो आपका वोट है। वोट आप सोच समझ के वोट दीजिए। हर बार कोई पार्टी हो या कुछ भी हो, ये मत सोचो, सही ढंग से सोचो अपना डेवलपमेंट कौन सा नेता करता है, कौन सा नेता कर रहे हैं और कौन सा नेता करने वाले हैं। आज तक सिर्फ कौन ने सिर्फ बोल बच्चन किए, बोल बच्चन है, बोल बच्चन रहते हैं, सामने एक पीछे एक बात करने वाले। जनता को भले गुस्सा आने दो या प्यार आने दो, वो जनता के सामने हकीकत बयां करने वाला चाहिए। अरे मैं ये काम कर रहा हूं, कोई मेरे को विरोध कर रहा है, तो उसके लिए जनता के सामने खुलेआम पर तौर पे रखना चाहिए वो नेता। वो नेता भी, अरे मैं इसके लिए उससे बात करूंगा तो वो नाराज होएगा, मैं उसके लिए ये अधिकारी से कुछ बोलूंगा तो वो नाराज होऊंगा, ये सोचना नहीं चाहिए। लोक प्रतिनिधि एक बार चुन के आता है तो उसका काम है उस मतदार संघ के हर एक नागरिक के लिए वो लोक प्रतिनिधि है, वो भेदभाव नहीं कर सकता है और नहीं करना चाहिए। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं। और एक बार आप सोचो, और इस बार नए राजनीति का दौर आना चाहिए, जो डेवलपमेंट का दौर होना चाहिए। और ये सब सिर्फ कोई कर सकता है तो जनता जनार्दन है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा न्याय देवता जनता है। मैं न्याय देवता से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सोच समझ के सही ढंग से अच्छे इंसान को वोट दीजिए, जो डेवलपमेंट कर सकता है, जो आपके लिए लड़ सकता है, जो आपके लिए जमीन पे बैठ सकता है, वो आपके लिए आधी रात में खड़ा हो सकता है। ऐसा सोच के आप वोटिंग कीजिए। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ या कुछ होगा तो गलत मत समझे। मैं हकीकत बोलना पसंद करता हूँ और सच बोलना मेरा धर्म है, मैं सच ही बोलूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रीनिवास संघा साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि वो आने वाले समय में अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो किस प्रकार से अपनी पूरी कोर कमेटी को लेकर एक डिसीजन लेंगे, वो आने वाले समय में आपके सामने जाहिर हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोलापुर का डेवलपमेंट के लिए इस बार सारी जनता डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सामने वालों को वोट करें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मर्गी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।